बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल क्लास के गरीब होने की 4 अहम वजूहात। अगर अमल कर गए तो अमीर होने का सफ़र शुरू हो जाएगा। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मिडिल क्लास टू अपर क्लास के हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। खास तौर पे ये सीरीज़ हमने इल्मी स्टूडियो पे शुरू की है और ये आप चाहे नेम गुरु के ऊपर भी देख पाएंगे। लेकिन कहने का मतलब कि इसके अंदर मज़ीद और वीडियोस आएंगी जो मिडिल क्लास के हवाले से होगी कि मिडिल क्लास क्यों लोअर क्लास की तरफ जा रहा है, या मिडिल क्लास गरीब से गरीब तरीन क्यों होता जा रहा है, और वो क्या वजूहत है जिन पे अगर अमल कर लिया तो ये अमीर या इमारत का या अमारत का सफ़र शुरू कर देंगे, अमीर होना शुरू हो जाएंगे। इनका पैसा बचना, इनके इन्वेस्टमेंट बढ़ के होना, यानी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सेविंग्स कर पाएंगे, पैसा बचा पाएंगे, अपने बिला वजह के खर्चों को रोक पाएंगे। खास तौर पे विर्गोस, कैंसेरियंस, टॉरियंस के हवाले से भी हम बात करेंगे। बाकियों पर भी है, सेजिटेरियस पे भी है, स्कॉर्पियंस पे भी है। बहुत सारे ऐसे बुरूज हैं जिनके खर्चे बढ़े। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके खर्चे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। तो इन खर्चों को कम करने के लिए मिडिल क्लास के लिए खास तौर पे कि मिडिल क्लास वो कौन सी 4 अहम वजूहात है जिसकी वजह से गरीब तरीन होती जा रही है, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जो मिडिल क्लास है वो चीज़ें खरीद रही है जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि महंगा मोबाइल, किसी का मोबाइल देखकर, महंगा मोबाइल देखकर आपका दिल होता है कि आप भी कोई महंगा मोबाइल ख़रीदें। तो उस चक्कर में आप जो है महंगा मोबाइल तो ख़रीद लेते हो, लेकिन आपके बजट में नहीं है। या तो आप लोन लेके, कर्जा लेके ख़रीदते हो, या किसी भी तरीके से किसी दोस्त से उधार मांग के, या कहीं किसी से उधार लेके, ऑफिस से लोन लेके, बैंक से लोन लेके आप वो महंगा खर्चा पूरा करते हैं। शादी ब्याह के अंदर भी ऐसा होता है। लेकिन ख़ास तौर पे आप वो चीज़ ख़रीद लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती और जिसकी कोई नीड नहीं होती, सिर्फ दिखावे के लिए भी अक्सर ख़रीदा जाता है, जिससे आपका नुकसान तो होता है। आप वो चीज़ तो ख़रीद लेते हो लेकिन उसकी आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। और ख़ास तौर पे हम वो चीज़ें इसलिए ख़रीदते हैं, जैसे अच्छे शानदार किस्म के सोफ़े, पर्दे, एलईडीज़, एसी, या वो चीज़ें जो हम इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादातर लेते हैं। तो मिडिल क्लास ऐसे पैसे से जो उसके पास है नहीं, वो चीज़ें लेने की कोशिश करता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए जो इसकी केयर नहीं करते, जिनको परवाह भी नहीं है कि आपने क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे घर में भी ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से बिला वजह के खर्चे करके अपनी इनकम को हम एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। पैसा रुक जाता है और मज़ीद पैसा आना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर ब्रांड्स की चीज़ें लेना, यानी चीज़ें तो आप ले रहे हो लेकिन ब्रांड्स की, कि भाई ये बाटा का होगा, या फिर ये जो है वो सैमसंग का होगा, या फिर ये आईफोन का होगा तो बेहतरीन होगा। जो लोकल ब्रांड्स हैं, या जैसे क्यू मोबाइल है, या कोई और सस्ता ब्रांड है, मोटोरोला वगैरह, उस पर नहीं जाते क्योंकि वो सस्ते हैं। और चीज़ें वही होने के बावजूद अक्सर औकात महंगे ब्रांड पे चले जाना, यानी कि एक शोशा दिखाना, या एक अपना एक वो दिखाना कि देखो मेरे पास जो है वो आईफोन है, या फिर मेरे पास जो ब्रांडेड शूज़ है या ब्रांडेड लैपटॉप है, तो उस चक्कर में हम अपना ज़्यादा खर्चा या महंगा खर्चा कर देते हैं। याद रखिएगा, वीडियो में दरमियान में हमने सॉल्यूशंस भी बताए हैं। जैसे पहला हम अभी बताने जा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो वीडियो में जुड़े रहिए। अगर आप बीच से देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं। इसके सॉल्यूशंस को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं, आप एसी खरीदते हैं, या फिर आप जो है वो मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, या फिर आप महंगे जूते खरीदते हैं, लेकिन वो ब्रांडेड होते हैं और ब्रांडेड होने की वजह से एक भारी खर्चा आपके ऊपर आ जाता है। अब सवाल ये है कि ब्रांडेड जूते हम खरीदना चाहते हैं, हम मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, हम अच्छा ब्रांडेड लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो कब खरीदें? हमें ख़रीदना है और ज़रूरी है। तो उसका एक आसान तरीका, उसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। जब आप, जैसे आपको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है और आप आईफोन ख़रीदना चाह रहे हैं जो कि 1.5 लाख रुपए का है, या 2 या 2.5 लाख रुपए का है, और आपके पास पैसे हैं लाख रुपए या 50,000, तो ना खरीदें। क्योंकि आप उधार लेके खरीदोगे, कर्जा करके खरीदोगे। बेहतर है कि जब आपके पास 2 आईफोन के बराबर, आपको आईफोन लेना है 1.5 लाख का है, जब 3 लाख रुपए आपकी जेब में हो तब जाके आईफोन लो। आपको लाख रुपए का ब्रांडेड जूते खरीदने, जब 2 लाख रुपए आपकी जेब में हो तब आप जाके वो जूता खरीदें। आप लैपटॉप खरीदने चाह रहे हो, आपका 2.5 लाख का लैपटॉप है आपके पास,
5 लाख रुपए आप जाके लैपटॉप खरीद लो। यानी कहने का मतलब जब डबल पैसे आपकी जेब में हो, इसका मतलब आप अक्लमंदी का फैसला करोगे और वो चीज़ खरीद के आपको इतना नुकसान नहीं होगा। और याद रखना, अगर आप एक लैपटॉप या एक ब्रांडेड जूता या एक एसी या मोबाइल फ़ोन एक खरीद सकते हो और आप खरीदते हो तो आप अपना नुकसान करते हो। तो ये दिमाग में बिठा ले कि जब आप 2 के करीब खरीद सकते हो, आपको 2 खरीदना नहीं है लेकिन आपके पास पैसे इतने हो, तब जाके आप वो एक चीज़ खरीदें। दूसरा बड़ा खर्चा जो मिडिल क्लास वाले करते हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन और हायर एजुकेशन के ऊपर बिला वजह का खर्चा करना, ऐसी जगहों पे खर्चा करना, ऐसे ब्रांड पे जाके खर्चा करना जो कि लाखों रुपए फीस के नाम पे आपसे लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उन इंस्टीट्यूट में पढ़ाना फ़ख्र महसूस करते हैं जबकि आपके बजट में नहीं है। आप कर्जा लेके, लोन लेके या किसी से पैसे मांग कर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि ज़्यादा पैसे खर्च करने से अपने बच्चों की हायर एजुकेशन पे, अगर आप ये समझते हो कि आपका बच्चा बहुत ही काबिल बन जाएगा या बहुत ही अच्छा पढ़ लेगा, तो ये आपकी खुशफहमी है या आपकी एक दूरअंदेशी तो है, लेकिन ये आपके एक खुशफहमी रहेगी कि आप समझोगे कि आपका बच्चा अच्छा एजुकेटेड हो जाएगा, हायर एजुकेशन अच्छी हासिल कर लेगा। वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो खुद नहीं पढ़ना चाहता तो आप बादशाह किसी किंग के दरबार के अंदर भी उसको पढ़ा देंगे ना, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब बिला वजह खर्चा करना हायर एजुकेशन पे, तो ये आपके लिए बड़ा बर्डन आप पे आ जाता है। किसी फैंसी इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ लाखों रुपए फीस ली जा रही है और बराए नाम वहाँ बच्चा पढ़ता है, जाता है, एजुकेशन हासिल करता है, लेकिन नहीं कर पाता, सही तरीके से नहीं सिखाया जाता, पैसे बटोर लिए जाते हैं ब्रांड के नाम पे, तो ऐसे जगहों से अवॉइड करें। क्योंकि ऐसी जगहों पे अपने बच्चे को पढ़ाना, बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेना, या आप पे बिला वजह का बोझ पड़ेगा और आपके पैसे कम होना और आपका अपर क्लास से लोअर और लोअर क्लास से मिडिल, मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाएगा, गरीबी की तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ चेक करें कि वहाँ पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका क्या, उनकी ओपिनियन क्या है, वो क्या कहते हैं। आप मालूम कर सकते हैं, आपके पड़ोसी में कोई बच्चा है जो उस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, या आपका कोई जानने वाले का कोई बच्चा है जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और आप भी वहीं जाना चाह रहे हो, तो वहाँ की क्रेडिबिलिटी क्या है, वहाँ पे उन बच्चों को किस तरह की तालीम दी जाती है, और अगर वो पास आउट हुआ है वहाँ से तो वहाँ उसको कैसे पढ़ाया गया, ये सब मालूम करके अपने बच्चे को वहाँ दाखिल करें, वरना बिला वजह का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्किल्स वगैरह के हवाले से भी हम बच्चों को जो एजुकेशन दिलवा रहे हैं, जो कॉलेजेस में या जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, वहाँ लाखों रुपए का खर्चा करके हम उनको पढ़ा तो देते हैं, लेकिन वो केपेबल नहीं बन पाते, स्किल्स का सही यूज़ करना उनको नहीं आता। क्योंकि वजह ये होती है कि जितना फैंसी कॉलेजेस हैं या फैंसी इंस्टीट्यूट है, ये आपको अच्छा पैसा तो ले लेते हैं लेकिन वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम सिर्फ ब्रांड पे चले जाते हैं कि ये ब्रांड है तो ये अच्छी एजुकेशन दे रहा होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेट कर लें कि उससे पढ़े हुए दूसरे स्टूडेंट्स जो पहले पढ़ चुके हैं उनका क्या राय है, वो क्या समझ रहे हैं, क्या उनको जॉब मिली या उन्होंने कोई महसूस किया कि उन्होंने कोई अच्छी चीज़ सीखी है जो उनको आगे काम आने वाली, तो फिर अपने बच्चों को भी उन इंस्टीट्यूट में डालने में हर्ज नहीं है। लेकिन पैसे को देख के कि आपकी जेब इजाज़त नहीं देती और आप ये करते हो, आप लोन लेते हो, आप कर्जा लेते हो और मज़ीद परेशानियों में गिर जाते हो। आप में से कई कई लोग कमेंट्स में बताएंगे कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि उन्होंने कर्जा लेना पड़ा, उन्होंने पैसे मांग के किसी से, भाई से या बड़े रिश्तेदारों से पैसे मांग के अपने बच्चों को पढ़ाया, अब उनको पैसे वापस करना मुश्किल हो रही है। अब मिडिल क्लास के पास एक तो रिसोर्सेज बहुत कम से कम होते हैं, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, गलत खर्चा कर देते, बगैर सोचे समझे, इन्वेस्टिगेट किए बगैर किसी इंस्टीट्यूट में डाल देना, कोई और इदारे में डाल देना जहां आप पढ़ाना चाह रहे हो अपने बच्चे को और वो कुछ पढ़ नहीं पाता, नाकाम हो जाता है, तो फिर ये नुकसान होता है, वो पैसा भी डूबता है और उस पैसे का वापस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप में से कई लोग ये भी बताएंगे कि 1 साल, 1.5 साल या 2 साल होने के बाद बच्चा बोलता है कि ये इंस्टीट्यूट में मुझे नहीं पढ़ना, मेरा दिल नहीं लगता या मेरा दिल नहीं होता, मुझे ये सीखने का शौक़ नहीं बन पा रहा। तो ऐसा हुआ है कि नहीं, आप बताइएगा कमेंट्स में। तो इस तरह करने से भी पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि 1.5-2 साल लगाने पे आप लाखों रुपए खर्च कर चुके होते हो, जो वापस आपको कभी भी इदारा नहीं करेगा, इंस्टीट्यूट वापस नहीं देगा, लेकिन वो पैसा आपको तो वापस करना है जिससे आपने लोन लिया या जिससे आपने मांगा है। तो कोशिश करें पैसे बचाने की और ऐसी जगहों पे अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं जहाँ वाकई में आपके बच्चे को सही एजुकेशन मिले, जहाँ उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, जहाँ उनका शौक बने, जहाँ वो अच्छे से सीख पाएँ।
अक्सर औकात पेरेंट्स समझते हैं कि 5 लाख 10 लाख 50 लाख या 15 लाख खर्च कर दिया और अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अब बच्चा नहीं पढ़ता तो उसमें हमारा क्या कसूर, तो कसूर पेरेंट्स का ही है। क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर किसी इंस्टीट्यूट में डालना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि पैसा भी डूबेगा, बच्चा वहाँ इंटरेस्ट भी शो नहीं करेगा, पढ़ेगा भी नहीं, और दो तरफ से आपको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। अब तीसरा बड़ा खर्चा जो बड़ा बर्डन आप पे ला रहा है, यानी मिडिल क्लास को लोअर क्लास की तरफ, गुर्बत की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ से उठने में सालों लग जाएंगे, वो है शादी ब्याह की रसूमात। शादी ब्याह की रसूमात, आपको पता है एक शादी की रसूमात कितनी बढ़ गई हैं, यानी चार चार पाँच पाँच दिन आप लिख कमेंट्स में बता सकते हो कि आपके घर में जो शादी की रसूमात हुई, जो शादी हुई, कितने दिन तक जारी रही। मैं समझता हूँ 5 दिन 6 दिन लग जाते हैं और लाखों रुपए इसमें बर्बाद हो जाते हैं। छोटी छोटी मतलब चले मेहंदी मायूं वगैरह समझ में आता है, लेकिन और भी बड़ी बड़ी रस्में आ गई हैं, आप सब जानते हैं। और आप लिख सकते हो कमेंट्स में और क्या क्या रस्में आई हैं जिसमें कितना पैसा खर्च हो जाता है। खाने पीने की एक वन डिश का तो सिस्टम ही चला गया अभी तक, जब तक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ना हो, हलवा ना हो, या फिर जो मीठा खाने में ना हो, या फिर जर्दा या बिरयानी या कोरमा या 10 किस्म की और डिशें ना हो, तब तक शादी को शादी नहीं माना जाता। इवन ससुराल से भी डिमांड आती है कि लड़के वालों की तरफ से ज़्यादा आती है कि खाने में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दहेज में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो एक तो शादी हम ऐसी जगह करते हैं, ऊंची जगह देख के, जहाँ हमारी बेटी तो खुश रहे, लेकिन उनकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ जाती हैं। जहेज के नाम पे बड़ी बड़ी डिमांड जो माँ बाप पूरा करते करते बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब मिडिल क्लास से लोअर क्लास में चले जाते हैं इसी वजह से कि अपने बेटी को खुश रखने के लिए या शादी को कामयाब बनाने के लिए वो भरपूर खर्चा करते हैं, और जिसमें गरीब से गरीब तरीन होते चले जाते हैं। देखिए आज का दौर वो नहीं कि शाहरुख खान के इस डायलॉग पे अमल किया जाए कि हम शादी एक बार करते हैं, हम प्यार एक बार करते हैं, क्योंकि आजकल का दौर वो है जहाँ शादियाँ भी कई बार हो जाती हैं, जहाँ प्यार भी, मल्टीपल अफेयर्स भी कई बार हो जाते हैं। तो ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा आप ये सोच के कि हम खर्चा करेंगे, लड़के वालों को खुश कर देंगे और अच्छा पैसा दहेज में भी देंगे, शादी ब्याह में भी 500 लोगों के बराबर खाना दे देंगे, वन डिश की जगह 10 डिश पार्टी कर देंगे, तो पैसा डूबेगा किसका? मिडिल क्लास से लोअर क्लास में कौन जाएगा? तो गुर्बत पे इसीलिए वजह से आ रहे हैं मिडिल क्लास वाले के शादी ब्याह की रसूमात ही अच्छा खासा पैसा ले जाती है। ये तीसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से गरीब तरीन होते चले जाते हैं। लोन करके, लोगों से उधार मांग के, अपने रिश्तेदारों से पैसा मांग के खर्च शादी ब्याह करते हैं, और बाद में उन्हीं रिश्तेदारों को पैसा देना या लोन वापस करना बैंकों को, या जिससे भी इन्होंने लोन लिया उसको वापस करना इनको मुश्किल हो जाती है। आप खुद सोचे 70 लाख रुपए शादी पे लगा के, 70-80 लाख रुपए आपने शादी पे लगा दिए, और अगर वो शादी 70 दिन भी नहीं चलती तो आप सोचे कितना दुख होगा कि इतने लाखों रुपए बर्बाद हुए, शादी भी नहीं चल पाई। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा ना करें। आप दिखावा भी करने वाले बहुत सारे मिडिल क्लास वाले जाते हैं कि भाई मेरे पड़ोसी ने तो शादी करी है, इसने तो 1.5 करोड़ लगा दिए, तो मैं भी इतना ही खर्चा करूंगा। और फिर वो लोन लेके जेवरात बना के सामान, एसी कूलर, ये वो, बाइक गाड़ी, ये सब दहेज में दे के अपना अच्छा खासा नुकसान तो कर लेते हैं, लेकिन उस पैसे को दोबारा रिटर्न करना इनको भारी पड़ जाता है, और इसी वजह से गरीब तरीन होते हुए चले जाते हैं। कमेंट्स में बताना ऐसा कुछ भी आपने देखा, किसी को ऐसा करते हुए देखा, या आपके यहाँ कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब ये हाल हो जाता है कि बच्चे की शादी अगर टूट जाती है, या बच्चे की शादी टूट जाती है, या तलाक हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो लोग दुख किस बात का हो रहा है? वो 70-80 लाख चले गए उसका दुख होता है, या बेटी या बेटे की शादी टूट गई उसका दुख होता है? तो ऐसी नौबत ही ना आने दे कि आपको पैसों के मामलात को लेकर दुख हो, क्योंकि जो असल दुख तो बच्चों की शादी टूटने का होता है, पैसे ज़ाया होने का नहीं होता। लेकिन आप अपने हाथों से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा, उसके जाने का दुख भी उससे डबल होगा। एक बात हमेशा याद रखना, 60-70 लाख रुपए खर्च करके आप अगर ये समझते हो कि बच्चे की शादी टिकेगी, घर वाले उसको सर पे बिठाएंगे, तो याद रखना जो डिमांड करते हैं ना, ये 70-80 लाख आप क्यों खर्च कर रहे हो? क्योंकि सामने से डिमांड आ रही है कि हमारे 500 लोग आएंगे, खाने में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। डिमांडिंग जितने भी रिश्तेदार आपके बनने जा रहे हैं, ये कल को मजीद डिमांड करेंगे, फिर गाड़ी भी चाहिए होगी इनको, घर भी चाहिए होगा इनको, सामान भी चाहिए होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहाँ से ला के देंगे? तो लालची लोगों को अपना रिश्तेदार बनाने से बेहतर है ऐसे लोगों को रिश्तेदार बनाए जो बात करते जबान पे कि 2 जोड़ी में आपकी बेटी हमें कबूल है, हम लेके जाएंगे। ऐसे लोग आपको आगे तक नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जो डायरेक्ट बात ही आपसे पैसों की करते, तो वो खर्चों पे खर्चा करवाते हुए चले जाएंगे। याद रखिएगा सादगी के साथ चले, वन डिश ना सही, 2 बिरयानी बना लिया, कोरमा बना लिया, इतना खर्चा नहीं होगा। लेकिन आप
कोल्ड ड्रिंक्स भी रख रहे हो, आप कॉफ़ी भी रख रहे हो, आप पान भी रख रहे हो, आप दूसरी लवाजमात भी रख रहे हो, तो कितना बड़ा खर्चा आपका बन जाता है। आप कमेंट्स में बताना कितना शादी में आपका खर्चा हुआ था। लास्ट आपके घर में जो शादी हुई थी, एक सिंपल सा जो मिडिल क्लास का जो है ना, लोअर क्लास वाला भी यही बताएगा कि 10 से 15 लाख खर्च हुआ। लेकिन अगर हम और बात करें मिडिल क्लास या उससे ऊपर, तो फिर बात करोड़ों में चली जाती है। फिर मिडिल क्लास में तो करोड़ों में मिलेगा, 1.5 करोड़ खर्च हो गया, 2 करोड़ खर्च हो गया, लेकिन क्या जाता है दिखावे के लिए कि भाई इतना खर्चा करूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरी लोग इज्जत करेंगे। आप यकीन करें, आप उस वक्त जो लोग प्लेट भर के सारे खाने ले रहे होते हैं ना, वो खाने में से आधा तो छोड़ के चले जाते हैं, और 10 दिन बाद उनको याद भी नहीं होता कि कहाँ पर खाया था, क्या खाया था, कुछ नहीं। तो ये सिर्फ दुनिया की बातें होती कि सालों तक लोग याद रखेंगे, सालों क्या 10 दिन तक लोग याद नहीं रखते। लेकिन हम इस दिखावे के चक्कर में इतना खर्च कर जाते हैं कि हम लोअर क्लास की तरफ चले जाते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि आप कोर्ट मैरिजेस करवाएं या बच्चों की सादगी से ज़रूर शादी करवाएं, लेकिन बिला वजह के खर्चे से गुरेज करें। जो जो हक बनता है वो खर्चा आप करें, लेकिन बिला वजह के खर्चे करना, लाखों का कर्ज अपने ऊपर चढ़ा के शादी करना, ये वाजिब नहीं है किसी भी तरीके से। 8 से 10 लाख फिर भी समझ में आता है, आप कहीं ना कहीं से कवर कर लोगे। जॉब के अंदर कब आप जॉब करते हो वहाँ से लोन लेके उसको कर लोगे, भरपाई कर लोगे, कहीं ना कहीं से आप उसको एडजस्ट कर लोगे अपनी सैलरी के ज़रिए से या अपने अलाउंसेस के ज़रिए से। लेकिन अगर आपके बजट से बाहर है, अगर 50-60 लाख 80 लाख करोड़ उससे ऊपर चला गया, फिर उसको पूरा करना, उसको रिटर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, मेरी शादी आज से तकरीबन 30 साल पहले हुई थी, 1993 में। तो उस वक्त हम लोग ने एक वो कहते हैं ना कि लड़की वालों ने और हमारी तरफ से एक मुश्तरका तौर पे हमने कर लिया था कि उनकी तरफ से हमारी तरफ से इतने इतने मेहमान आएंगे, और प्लस ये कि खाने का मिलकर कर लेंगे। एक ही हमने जो है वो शादी हॉल बुक करवाया था। उस टाइम पे शादी हॉल इतने महंगे नहीं होते थे, 12,000 15,000 किराया होता था। आज मैं नहीं समझता, आप कमेंट्स में लिखना कि आपने लास्ट जो बैंक्वेट बुक करवाया था या शादी हॉल बुक करवाया था कितना खर्चा हुआ। अच्छा खासा लाखों में खर्चा चला गया है, और इतने महंगे हो गए। 30 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो कहने का मतलब कि मुश्तरका होता है ना, तो दोनों पे बर्डन आधा आधा आता है, यानी लड़की वालों पे आधा, लड़के वालों पे आधा। फर्ज करें कि अगर खाने पीने में 20-25 लाख खर्च भी हो गए तो भी आधा आधा खर्च आएगा। तो मिल कर किया जाए, जो कि आजकल शायद मुश्किल है। आप लोग बताएं कि आप करने की आपने कोशिश की थी इस तरह और मुमकिन नहीं हुआ, लड़के वालों की तरफ से मना हो गया और उन्होंने कहा नहीं आप अपना कर लें, हम अपना रिसेप्शन अलग करेंगे, हम अपना अलग शादी का जो बंदोबस्त जो है जो खाने पिलाने का हम अलग करेंगे। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? याद रखो, लाखों रुपए, करोड़ 1.5 करोड़ उड़ा देने से बेहतर है यही पैसा अपनी बेटी को, अपने बेटे को दे दो, जो आगे उसके कारोबार करने में, उसको बैरन मुल्क जाके वहाँ सेटल होने में, वहाँ कारोबार जॉब करने में उसको मदद आएगी, उसको काम है। आपकी लड़की को दोगे तो वो कोई काम स्टार्ट कर पाएगी, वो कुछ अपने लिए, अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर पाएगी। लेकिन यही पैसा आप लोगों के पेट में ठूस दोगे, उनको बिरयानी, कोरमा और जर्दा और 10 चीज़ें और खिलाकर, तो सोचे वो सुबह तो निकल जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें आप दोगे अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने लड़कियों को, सदियों तक याद रखेंगे कि हमारे बाप ने, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे इतना ये पैसा दिया था और आज भी मेरे काम आ रहा है, और मैंने ये इन्वेस्ट किया और उसको मल्टीप्लाई किया और ये क्या। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बच्चे उन चीज़ों को याद रखते हैं जो उन पर खर्च की जाए, और इस तरीके से कि उनके काम आए, उनके स्किल्स को बढ़ाने में, उनको कमाने के काबिल बनाने में, उनको पैरों पे खड़ा होने में। उनको जिंगर खिलाते रहो पूरा दिन, आप दिन में 2-2 जिंगर खिलाओ उनको, लेकिन बाद में 10 साल तक भी खिलाओगे ना तो उनको कोई स्किल्स नहीं पड़ जाएंगे, ना वो कमाने के काबिल होंगे। लेकिन यही पैसा आप उनकी तालीम में, उनके एजुकेशन में सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और यही पैसा एक साथ दहेज की सूरत पे देने की बजाय उसको मंथली दिया जाए, यानी कि एक मंथ में आपने 1 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, तो बेटी भी खुश कि मुझे मेरे वालिदैन दे रहे हैं पैसे, और मेरे घर वाले शिकायत नहीं कर रहे कि बेटी को खाना बनाना नहीं आता, या ये नहीं आता ना वो नहीं आता, क्योंकि पता है कि इनके वालिद की तरफ से पैसा तो आ रहा है। तो ये इस तरह से मंथली बेसिस पर पैसा दे देना वो ज़्यादा बेहतर है कि वो बेटी कहीं यूज़ कर पाएगी, या उसका जो शौहर है वो उसको अपने यूटिलाइजेशन में लाएगा, कुछ नया कारोबार कर पाएगा, कुछ नई चीज़ कर पाएगा, तो फ़ायदा होगा। और इससे आपका नाम भी बनेगा कि आपने हेल्प की थी, और वो लोग अपने पैरों पे भी खड़े होते हुए चले जाएंगे। आप सिर्फ ये सोचें कि कवर के नाम पे, जो कवर में 500-1000 रुपये मिलते हैं आपको, कभी कभार तो 200 रुपये 100 रुपये भी डाल के लोग दे देते हैं, वो कितने का खा के जाते हैं ये तो सोचें। मैं नहीं समझता कि 700 800 1000 से कम का खा के जाते होंगे, क्योंकि हमारी एक फितरत है ना कि भाई कहीं 200 दिया है तो 2000 वसूल करो,
तो ये चक्कर है। और लिख के रख लेते हैं कवर में, भाई 500 इसने दिया था, इसकी शादी में भी 500 देंगे, इसने 100 रुपये दिए थे, इसको इसकी शादी में, इसके बेटे की शादी में 100 रुपये देंगे। कमेंट्स में लिखिएगा ऐसा होता है कि नहीं होता। आजकल है ना नफसा नफसी का दौर है। आजकल शादी ब्याह के रिश्ते सालों चल जाए बड़ी बात है। हमारा ज़माना था जब सदियों तक चल जाता था, यानी कि वो कहते हैं ना जन्म जन्म के रिश्ते, और उसको निभाना है कुछ भी करके, बाई हुक और बाई क्रुक। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि ज़रा कोई प्रॉब्लम आया, ज़रा कोई मसला आ गया, ज़रा कोई बात बन गई, फ़ौरन से तलाक, फ़ौरन से जो है वो सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये वो दौर है। तो उसके लिए लाखों रुपए बर्बाद करना गैर मतलब अक्ल में आती नहीं कि आप जो पैसा थोड़ा थोड़ा करके अपनी बेटी को दोगे तो एक इंश्योरेंस है कि आपका दामाद भी समझेगा कि भाई पैसे आ रहे हैं तो मुझे भी सही रहना है, मुझे भी अपने दिमाग को काबू में रखना है। और जहाँ सारे पैसे एक साथ आपने निकाल के दे दिए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो क्या होगा फिर? आपका एक डाइवोर्स के साथ पैसे भी सारे चले जाएंगे, ये भी दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे चादर देख के पैर फैलाने वाली बात है। चादर फट गई है, चूर चूर हो गई, लेकिन हम पैर फैलाए जा रहे हैं, पैर फैलाए जा रहे हैं, कर्जा मांगे जा रहे हैं, और उसका वजह से हमारा हशर नशर हो रहा है। क्योंकि किसी को पैसे देने तो वो इज्जत के साथ पैसे तो मांगेगा नहीं, जलील ख्वार करके ही पैसे मांगेगा, और आप नहीं दोगे तो फिर सोचे क्या हशर होगा। तो इस चीज़ों में फंसे हुए हैं आप। बताइएगा ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? आपने कर्जा लिया हुआ है, कितनी तकलीफात का आपको सामना हो रहा है। कर्जे पे कर्जा लेना, अपने खर्चों को पूरा करने के चक्कर में, अपने यूटिलिटी बिल्स, अपने ग्रॉसरी के बिल्स को पूरा करने के चक्कर में कितना कर्जा लेना पड़ रहा है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एक चौथी और आखिरी चीज़ जो जिस पे खर्चा करके अपने हाथ पैर कटवा देने के बराबर है, यानी आपने अपने हाथ पैर बांध दिए, कुछ नहीं कर सकते। क्या है वो चीज़? वो है रियल स्टेट में चले आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने सुना कि पैसे बढ़ेंगे, आपने इन्वेस्टमेंट की, कहीं ज़मीन खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, रेट गिर गए, आपने रुक गए कि नहीं भाई अब रहने दो, ये प्लॉट पड़ा हुआ है रहने दो, जब रेट बढ़ेंगे तब बेचेंगे। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपने वो एसेट्स के चक्कर में अपने पैसे फंसा लिए। आप कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। आप उस ज़मीन को बेच नहीं सकते क्योंकि रेट्स कम हुए हुए हैं, या वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा। तो ऐसे एसेट्स पे, ऐसी जगहों पे कोई फ्लैट खरीद के रख लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ना किराए पे चढ़ रहा है, किराया या तो पूरे नहीं आ रहे वहाँ पे, या फिर कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में भी अक्सर पैसा फंस जाता है। प्लॉट खरीदने के मुकाबले में अगर घर बना लें या फ्लैट खरीद लें वो ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट किराए पे तो चढ़ जाता है, किराया तो आएगा उसका हर महीने, तो वो पैसा फिर भी बढ़ता है, आपके पास कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन एक प्लॉट खरीद के रख लिया तो क्या फ़ायदा? ना वो आप उसको किराए पे चढ़ा सकते हो, ना कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो फिर वो बेकार है। और कब्ज़ा माफिया के भी नज़र में रहता है कि इस ज़मीन पे कब कब्ज़ा करना है और कब कर लेंगे, कागजात बना के ले आएंगे। आप बोल नहीं सकते और आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि वो ज़मीन आपकी, और ना आपकी सुनी जाएगी। तो ऐसे हालात भी बनते हैं, ज़मीन भी हाथ से जाती है। तो प्लॉट लेके बिला वजह के एसेट्स क्रिएट करके आप अपना पैसा उसमें फंसा लेते हो। अब अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं भाई बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया, उनके कपड़ों के खर्चे, उनके खाने के खर्चे उठाए, अब क्या उनको घर भी बना के दें? तो पेरेंट्स के, बतौर पेरेंट्स के, बिल्कुल आपको ही बना के देना पड़ेगा। बच्चा अपना घर नहीं बना पाएगा, शादी करके कैसे रहेगा? आपके साथ रहेगा या लड़ झगड़ के अलग होगा, तो भी उसको किराए का घर तो लेना पड़ेगा, और डाउन पेमेंट तो करनी पड़ेगी, किराया तो देना पड़ेगा। तो आपको उसको हेल्प तो करनी है, आप एज अ पेरेंट आपको यकीनन उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप सोचें ना, आजकल जॉब के अंदर भी कितना है, बहुत में बहुत 20,000, 25,000, 30,000 या 40-50,000, लेकिन अच्छी जॉब्स का मिलना भी मुश्किल है। ऐसी सस्ती जॉब्स मिल जाती हैं जिसको बच्चा आपका कर रहा होता है, तो वो कहाँ से अपना किराया भरेगा, कहाँ से घर के खर्चे, यूटिलिटी बिल्स, मेंटेनेंस और ये सब के पैसे निकालेगा? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए भी बड़ा एक लोड पड़ता है कि जब आप इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें। अगर कोई घर बना के रख लेते हो तो कल को आपके बच्चे के काम आएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, तो फिर वो आपके गले पड़ जाता है, और ऐसी चीज़ों को फिर बेचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको उसका मुनाफा कमाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर औकात जॉब करने वाले अपने एसेट्स उसी वक्त बना सकते हैं जब उनकी लाखों में सैलरी हो, लेकिन जो हज़ारों में सैलरियाँ होती है ना, 30,000, 20,000, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप कमेंट्स में लिखना कितने साल से आप जॉब कर रहे हो और आपने क्या एसेट्स बनाए, कौन सा प्लॉट ले लिया, कौन सा फ्लैट बुक करा लिया, कौन से सोने के जेवरात खरीद लिए, क्या आप ज़रूर बताइएगा। पॉसिबल हुआ आपने कर पाए? मैं नहीं समझता कि 20, 30, 40 हज़ार रुपए की जॉब करने वाला ये सब कर सकता है। तो कोई भी एसेट लो, महंगे दामों में एक ही एसेट लेना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। जैसे फर्ज करें 2 करोड़ का आपने एक ज़मीन खरीद ली, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा, इससे अच्छा 1 करोड़ का ज़मीन लो, उस पे 50 लाख, 60 या 1 करोड़ मजीद डाल के उस पर कंस्ट्रक्शन करा लो, उस पर बिल्डिंग बनवा लो, या उस पर बंगला बना लो। तो आपका कितना फ़ायदा, आप खुद भी रह सकोगे, बच्चों को भी उसमें रिहाइश दे सकोगे,
अच्छी खासी जगह आपके पास बन जाएगी। तो थोड़ी अक्लमंदी से पैसे को डिवाइड करके आप अपने एसेट्स लो तो इसमें ज़्यादा फायदा है। बनस्बत के 2-3 करोड़ एक ही जगह फंसा देना और वो फिर सालों तक वहीं रहे और उसका कोई फ़ायदा आपको ना मिल सके। कितने पेरेंट्स कमेंट्स में बताएंगे कि उनके बच्चे चले गए, दूसरे शहर चले गए, दूसरे मुल्क रहने चले गए, वो घर जहाँ वो रहते थे उन घरों को उन्होंने किराए पे चढ़ा दिया, उसका किराया भी अब वो खा रहे हैं, मिल रहा है उनको पैसा, और अपनी आमदनी से वो अपना पैसा भी बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं कि बच्चे तो जाहिर सी बात है एक जगह टिकने वाले नहीं, आज इस शहर है कल दूसरे मुल्क है, तो वही फ्लैट्स वही घर जो आप बना चुके हैं वो किराए पे चढ़ा के उसका मजीद मुनाफा आपको हर महीने मिलता चला जाता है। याद रखिएगा, आपकी प्रॉपर्टी दिखा करके मेरे पास इतना ही बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ है, इतना बड़ा प्लॉट है, लेकिन कोई पैसे नहीं दे रहा, तो क्या फ़ायदा। दिखावा करने के लिए अगर आपने कोई जगह अच्छी सोसाइटी में आपने घर तो ले लिया, आपने बड़ा सा प्लॉट ले लिया, लेकिन आपके यूज़ में नहीं है, ना कोई पैसा दे रहा है, तो बेकार है। तो अपने दिमाग से लोगों को इम्प्रेस करें, अपने बिहेवियर से लोगों को इम्प्रेस करें, ना कि अपने पैसों से। पैसे किसी इम्प्रेस कोई नहीं होता। और अगर आप ये समझेंगे कि भाई मैं इतना पैसे यहाँ लुटा दूंगा, इतने वहाँ लुटा दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मैं इम्प्रेस कर दूंगा, मैं अपनी धाक बिठा दूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होते। लोग भूल जाते हैं, लोगों को नहीं याद रहता कि भाई फलाना भाई की हमने शादी में इतने लाख रुपए का खाना खाया। कोई याद नहीं रखता, कोई नहीं याद रखता। हाँ, ये याद रखते हैं कि कवर में कितने पैसे दिए थे हमने और उसने कितने दिए थे, ये हमें याद रहता है, लेकिन खाया क्या था, क्या दिया था, वो सब चीज़ें इतनी हमें याद नहीं रहती। हायर एजुकेशन में भी ये लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है बच्चे को कोई स्किल सिखाया जाए। 3-3 महीने के, 2-2 महीने के, 4-4 महीने के, 6-6 महीने के कोर्सेज करवा दिए जाए, उसमें पैसा भी कम लगेगा और बच्चा वो सीखने के बाद आपको एक आउटपुट भी देगा कि मैंने सीखा है, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं कहीं काम करके दिखा सकता हूँ, कहीं से पैसे भी ला सकता हूँ। तो बच्चा कुछ करके दिखाता है तो कंटिन्यू रखो, वरना कोई चेंज करके दूसरी कोई स्किल में उसको डालो, ना कि एक ही स्किल के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर दो और आपका पैसा भी फंस जाए और बच्चा भी कुछ ना करके दिखाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी आई ओपनिंग साबित होगी काफ़ी लोगों को आइडियाज़ मिले होंगे कि क्या करना है, और ये सारी चीज़ों पे अमल करके जो जो हमने आइडियाज़ दिए हैं उस पर अमल करके आप अपने लाखों रुपए बचा पाओगे, बल्कि उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकोगे, उन पैसों की सेविंग्स कर पाओगे। आप लोअर क्लास पे नहीं जाओगे, आप मिडिल क्लास में दोबारा आ जाओगे। तो जो लोअर क्लास में चला गया, अब ख्याल रखना है कि ऐसी गलतियां आपको दोबारा नहीं करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।